क्या इस मैच को देख के इंग्लैंड के फैंस ने कहा होगा बेन स्टोक्स? कह नहीं पा रहे क्योंकि वो नहीं खेल रहे अब तक। जो क्रिकेट को समझते हैं वो समझेंगे क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन रियली मैटर्स। क्योंकि रोहित को मैटर नहीं करता, रोहित अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी रन बनाएंगे तो वो इसी हिसाब से रन बनाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या चैलेंज पोस्ट किया है ऑपोजिशन ने, मुझे नहीं लगता। मुझे एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अभी डाउट आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहला दो मैचेस खेले हैं। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम एक बहुत खास एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं बाबाशीष नंदा के साथ, एक क्रिकेट बाबा। ये है एक क्रिकेट पॉडकास्टर, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर। बाबाशीष, कुछ शूट तो नहीं किया मेरे से? क्रिकेटर, फेल्ड क्लब क्रिकेटर। एक क्लब क्रिकेटर भी है बिल्कुल, और इंग्लैंड में इन्होंने क्रिकेट खेली है, काउंटी क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, कुछ इस तरह का। माइनर काउंटी क्रिकेट, जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ओके, और आज हम करने वाले हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के फर्स्ट वीक का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबाशीष, पहला वीक इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग, मतलब सबसे हाईएस्ट टोटल, इतने बड़े बड़े चेजेस हुए हैं, मतलब फ्लैट विकेट्स है, कहीं कहीं स्पिन वाले विकेट है। आपको ये पहला वीक कैसे दिखता है, कैसे एनालाइज करते हैं इसको? हाँ, मतलब मारामारी है बैटिंग की तरफ से। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब 7-8 बैटर खिला रहे हैं पर टीम, और इंग्लैंड को देखो तो 11 बैटर खिलाते हैं वो लोग। और बैटिंग के ऊपर ही है सब कुछ कि मतलब आप आओ मारो और हम भी मारते हैं, मतलब वैसा सीन है। और वही नैरेटिव को एक अच्छा लगा कि जो विकेटें एक्चुअली भारत में इतनी आसान नहीं होती बैटिंग के लिए, उनको भी पाटा बना दिया है। फ्रेश विकेट जो आपको दिल्ली में दिख रही है वो वैसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं साल भर डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करता हूँ पूरे इंडिया में, और दिल्ली में इतने बड़े स्कोर मुझे दिखे ही नहीं, बहुत दिन हो गए। तो वो एक अच्छा संकेत है कि फिर विकेट ज्यादा दिन तक अच्छे रहेंगे, जैसे कि स्पिन होने वाला था, जैसे कि हमने सबने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन अब वो थोड़ा लेट होगा। अब मतलब देखिए, फोर्थ राउंड फिफ्थ राउंड ऑफ मैचेस जब होने वाले होंगे, तब विकेट थोड़ा ग्रिप करेगा, स्पिन करेगा और नक्शा बदलेगा। लेकिन अभी तो बहुत खुश है, सबको अच्छा लगता है जब रन बनते हैं साहिल। अगर आप धूप में मैच देखने गए हुए हो तो हम्म। यार, 3 लोग 100 बनाए तभी पैसा वसूल होता है। लेकिन इतना तो अच्छा है बीसीसीआई ने, अब मैंने तक। सुना है, कुछ 50 करोड़ इन्वेस्ट किए थे ये सारे स्टेडियम्स को रेनोवेट करने, और रेनोवेट करके एकदम, मतलब बिल्कुल फ्लैट विकेट्स बनाए जिसपे बॉलर्स को कुछ नहीं मिल रहा है। थोड़ा आप क्रिकेट प्रेमी है, तो क्या केएल राहुल ने जैसे सेंचुरी मिस कर दी, उस तरह का डिसअपॉइंटमेंट है थोड़ा? ना, हल्का सा है क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे क्वालिटी कॉन्टेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्वालिटी बैटिंग। कि जो टीम के पास वैसे बैटर्स हैं जो ऊपर से रन बना सकते हैं, उन्हीं को एडवांटेज है। और छोटी टीम्स के लिए और मुश्किल हो जाता है। जितनी कंडीशंस आप बैलेंस रखेंगे ना, उतना आप देखिए, नेदरलैंड्स हो गए, अफगानिस्तान हो गए, चलो बांग्लादेश भी बोल ही देते हैं इन द सेम ब्रेथ, ये लोग उतना कॉन्टेस्ट कर पाएंगे, इनके स्पिनर्स भी गेम में आएंगे, इनके पेसर्स भी कुछ कर पाएंगे। लेकिन बात ये होगी कि कितना भी पाटा विकेट हो जाए, आप भारतीय बॉलिंग अटैक के विरुद्ध आप 350 नहीं बना सकते अगर आप अफगानिस्तान हो। लेकिन एक इफी विकेट है, वहां पे 270-80 का मैच है, वहां पे आप कॉन्टेस्ट टक्कर दे सकते हो। तो उस हिसाब से थोड़ा सा वन साइडेड है कि जो बड़ी टीम्स है, और बड़ी टीम्स में आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं दे सकते। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की हालत देख लीजिए, अब वो क्या 7वें या 8वें नंबर पे हैं वो लोग, 2 मैच के बाद। तो बड़ी टीम का मतलब ये नहीं कि जीतना ही है, बड़ी टीम अगर उनके पास अच्छे बैटर्स हैं तो वो अच्छा करेंगे ही करेंगे। ओके, तो आज कुछ टॉकिंग पॉइंट्स की तरफ आते हैं, और मेरे लिए सबसे पहला टॉकिंग पॉइंट था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो फर्स्ट मैच हुआ था। इतनी बढ़िया शुरुआत, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि चेज कर देंगे ओनली 1 विकेट डाउन पर। तो एक्साइटिंग मैच तो था, लेकिन क्या इंग्लैंड के लिए कुछ ऐसे वार्निंग सिग्नल्स लग रहे हैं, या फिर बस न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा कर दिया? न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा किया है अब तक वर्ल्ड कप में, वो एक बहुत बड़ी बात है। आई मीन, जो रचिन रविंद्र वो जो पैकेज है वो बड़ा सरप्राइजिंग आउट ऑफ द बॉक्स पैकेज है। क्योंकि देखिए, 2019 का जब वर्ल्ड कप चल रहा था ना, वो बैंगलोर में किसी बार में बैठे मजे कर रहे थे। और जो अगला वर्ल्ड कप का पहला मैच है, वहां पे वो शतक बनाते हैं। 200 रन की पार्टनरशिप होती है कॉनवे के साथ, तो वो एक डिफरेंट लेवल एक स्टोरी है। और एज फार एज इंग्लैंड इज कंसर्न साहिल, उनको यही वाला गेम पसंद है कि आप आओ, हमारे बॉलर्स को मारो कूटो, और हम फिर आपके साथ वही करते हैं। उनका वो गेम आता रहा है। अभी बैस क्या है बॉल। कि उनके
हाँ, बैच बॉल, आज- पूरा वही है वो, कि आप जो भी करना है करो, हम आपको 350 मारेंगे ही मारेंगे, और होपफुली एक आध दिन हमारे बॉलर्स उसको डिफेंड कर लेंगे। उनकी फिलोसॉफी यही है। जैसे कि अगर आप देखें, जो धर्मशाला में उनका दूसरा मैच था बांग्लादेश के विरुद्ध, वहां पे भी उन्होंने ठीक ठाक कुटाई की बांग्लादेश की, लेकिन ये हुआ कि बांग्लादेश उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाया। वो फिर उस हिसाब से जाके उन्होंने रन नहीं बनाए। लेकिन इंग्लैंड चाहेगी कि यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें, क्योंकि उनको यही पसंद है। अगर आप लो स्कोरिंग 200 230 वाला मैच उनको खिला देंगे ना, तो वो हार जाएंगे, क्योंकि उन कंडीशंस में आपको 100 150 बॉल खेलना रहता है, वहां पे देखना रहता है। वो नहीं सोचते, वो अभी जो रूट भी आ रहे हैं वो 150 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो उनको सूट करता है एक्चुअली। ये एक आध गेम हार गए हैं, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि दे गॉट इट। ओके, और एक बहुत 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 जरूरी क्वेश्चन, क्या इस मैच को देख के इंग्लैंड के फैंस ने कहा होगा बेन स्टोक्स? कह नहीं पा रहे क्योंकि वो नहीं खेल रहे अब तक। जैसे ही आ जाएंगे वो बोलना चालू करेंगे। और बेन स्टोक्स से अच्छा एक स्टोरी मुझे याद आ रहा है कि ये जब 2019 वर्ल्ड कप हुआ था ना, वहां पे भी देखिए बेन स्टोक्स पूरे टूर्नामेंट में फिट 100% फिट नहीं थे, और वो खेले जा रहे थे। लेकिन आज की डेट में इतना मतलब ये फिजियो ट्रेनर ये सब इतना घुस गए हैं इन टर्म्स ऑफ देयर वर्कलोड, कि अब आप जब तक 80-90% फिट नहीं होते हैं ना, तो कोई रिस्क नहीं करता आपको, द अमाउंट ऑफ क्रिकेट दीज पीपल प्ले। खैर, बेन स्टोक्स के लिए मैं तो कहूंगा कि जैसे प्लेयर है ना, वो 60-70% फिटनेस में भी काम कर जाएंगे। और अब वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ अगर बैटिंग करनी है तो कर सकते हो। हमारा बंदा है यार, शुभमन गिल, डेंगू से उठ के अभी देखो खेलने के लिए रेडी हो गया है वो। तो क्या इंजरी लोग बोल रहे हैं, तो आई बिलीव कि थोड़ा फिट हो जाएंगे तो फिर आ जाएंगे, खेल लेंगे। बिकॉज गिल की बात करें तो मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये देखने के लिए कि अभी इंडियन टॉप ऑर्डर थोड़ा टेस्ट हुआ है पहले मैच में, लेकिन इतना ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ, तो वो किसे बिठाएंगे शुभमन गिल को खिलाने? क्या ईशान किशन को बिठाएंगे? क्या श्रेयस अय्यर को बिठाएंगे? क्या किसी बॉलर को बिठा के हार्दिक पांड्या कोई फिफ्थ बॉलर रखेंगे फुल टाइम? क्या ऐसे कॉम्बिनेशन करेंगे? मुझे तो नहीं समझ रहा है क्या ऑप्शन दिख रहे हैं। कुछ दिख रहे हैं आपको ऑप्शन? देखो, ऑप्शन ही ऑप्शन है साहिल, यही हाँ। तो बड़ी बात है कि देखो, श्रेयस अय्यर को बिठाना होता ना तो वो वर्ल्ड कप नहीं खेलते। मतलब मेरा ये मानना है कि आपने उनको जबरदस्ती खिलाया है, और चलो उसके पास तो एबिलिटी है, काबिलियत है। हम उनको बहुत टाइम से देख रहे हैं, जब मैं और आप मुंबई में थे, स्पोर्ट्स इंटरेक्टिव में काम कर रहे थे, हम तब से उनको T20 मुंबई वगैरह से भी देख रहे हैं कि वो ऐसे प्लेयर हैं जो मतलब डिटर्मिनेशन उनको बहुत है, और वो खेल लेंगे। मेरे हिसाब से उनकी वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं बनती थी शायद, लेकिन अगर आप उनको एक बार ले आए हो तो यहाँ पे आप उनको ट्रस्ट करो। बात यह है कि हाँ, ईशान किशन स्ट्रेट स्वॉप बन जाते हैं, कि किशन बाहर बैठेंगे और फिर शुभमन गिल आ जाएंगे। जो आपने बात की हार्दिक पांड्या वाली, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रोहित शर्मा खुद बोलते हैं कि हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर नहीं है, वो मेरे प्रॉपर सीमर है। तो अगर वो वैसे देखते हैं, कोई अगर थोड़ा सा उनको फ्लैट विकेट दिखा, जहां पे उनको लगता है कि थोड़ी सी उनकी बैटिंग और बढ़ानी होगी, जैसे सूर्या को ले आएंगे या फिर ईशान किशन खेलते हैं, वहां पे वो चीज वो डेफिनेटली कर सकते हैं कि दो सीमर, थर्ड सीमर बिकम्स हार्दिक पांड्या, और आपके पास फिर स्पिन ऑप्शंस है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग मैच था। काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि विकेट तो फ्लैट थी ही, लेकिन इतनी फ्लैट थी किसी ने नहीं सोचा रहेगा। जो साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका मैच हुआ, जो वर्ल्ड कप का हाईएस्ट टोटल साउथ अफ्रीका ने बनाया, मतलब जो बैटिंग साउथ अफ्रीका ने अब तक डिस्प्ले की है, मेरे हिसाब से तो चोकर्स हो या ना हो, साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है। और सिर्फ वही मैच नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जो मैच हुआ था लास्ट नाइट, इतनी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस की उन्होंने। तो साउथ अफ्रीका के चांसेस इस बार, या फिर चोकर्स फिर से? हाँ, मतलब बैटिंग में तो चोक नहीं करेंगे, बॉलिंग में शायद कर जाए, क्योंकि बैटिंग बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं वो लोग। और मतलब सबके रोल बड़े अच्छी तरीके से डिफाइंड हैं। जैसे कि अगर आप देखें, टिम्बा बबूमा की मेरे हिसाब से वाइट बॉल क्रिकेट में जगह नहीं बनती है, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से उनको यूज किया है, कि देखिए ये जो प्लेयर है ना, वो हमें पहले 10 ओवर में विकेट रोकने का काम करेगा, और फिर एक बार पावर प्ले खुल जाता है तो फिर वो आंख बंद करके बैटिंग करेंगे। क्योंकि एक बार देखिए, ये वर्ल्ड कप की एक खासियत है 50 ओवर क्रिकेट में साहिल, कि जो 11 से 40 ओवर का समय रहता है, जहां पे आपके पास सिर्फ 4 फील्डर आप बाहर रख सकते हो। एज अ बैटर मैं आपको कहूं कि जब मेरे सामने 4 फील्डर मैं देखता हूं ना, तो मुझे एक गैप हमेशा नजर आता है।
या तो वो गैप पीछे रहेगा, स्क्वायर ऑफ द विकेट रहेगा, या तो वो गैप आगे रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसीलिए टीम सोच रहे हैं कि पहले 10 ओवर में 40 रन 50 रन भी हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास विकटें हैं। आप वो मिडिल के जो 10 20 30 ओवर है ना, वहां पे आप बड़े रन कर सकते हैं। 7 एन ओवर 8 एन ओवर इज अचीवेबल। तो आपने वहां पे 200 150 रन वही बना लिए, और आखिर के 10 ओवर में इज एक्चुअली वेयर टीम्स आर स्ट्रगलिंग। अगर आप देखें पूरे टूर्नामेंट में साहिल, जो 40 to 50 ओवर मार्क है, वहां पे ज्यादा रन्स नहीं बन रहे हैं, सिवाय उस साउथ अफ्रीका मैच में जहां पे ऑब्वियसली मार्करम अच्छा खेल रहे थे, और फिर ऑब्वियसली उनको फर्क नहीं पड़ रहा था एक फील्डर बाहर जा रहा है, क्योंकि जैसे ही 5 फील्डर बाउंड्री पे आ रहे हैं, टीम्स थोड़ा सा अच्छा कंटेन कर पा रहे हैं स्पिनर्स वगैरह के साथ। तो एक तो, और दूसरी बात होगी, आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की। अब उनकी, यार मुझे पता नहीं साहिल की क्या सोच के आए हैं। नॉर्मली वर्ल्ड कप्स में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे रहती है इन टर्म्स ऑफ देयर कैलकुलेशंस एंड ऑल। इस बार मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप उनके लाइनअप की ओर देखें, ना तो बल्लेबाजी पूरी है, ना तो गेंदबाजी पूरी है। वो जो आधे तीतर आधे बटेर वाले प्लेयर्स है हम्म। ना, वो कुछ ज्यादा ही रख लिए उन्होंने। और होता ये है साहिल कि जितना गेम छोटा होता जाएगा ना, जैसे आप T10 क्रिकेट समझ लीजिए, आप 20 ओवर क्रिकेट समझ लीजिए, वहां पे आपको ऑलराउंडर्स चाहिए। आपको ये चाहिए, 4 ओवर करवा लिए किसी ने, आके रन मार दिए, चलेगा। 50 ओवर की क्रिकेट बहुत लंबी क्रिकेट होती है। वहां पे आपको चाहिए कि आपके जो टॉप 6 में बैटर्स खेल रहे हैं ना, वो 100 वाले बैटर्स हों, कि 3 4 मैच में 5 मैच में वो एक 100 बना रहे हैं, वैसे बैटर्स चाहिए। और 6 बॉलर, उनमें से 5 बॉलर वैसा चाहिए जो पाइपर के आसपास ले पाए। और वो मुझे इस लाइनअप में नहीं दिख रहा। जैसे मैक्सवेल, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अच्छे स्पिनर हैं, हम्म। लेकिन प्रॉपर स्पिनर नहीं है। और क्योंकि प्रॉपर स्पिनर नहीं है, जैम्पा अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं। तो वो एक सीन मुझे दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया में। दे हैव टू गेट इट राइट। अब तो क्या है, अब तो स्क्वाड सिलेक्ट कर लिया है, इन्हीं में से प्लेयर्स खिलाने होंगे उनको। लेकिन मुझे लगता है वो थोड़े शॉर्ट है डेफिनेटली। ओके, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि 3 सेमीफाइनल्स तो अब तक फिक्स्ड है मेरे हिसाब से। इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जिस हिसाब से खेल रहे हैं, काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि फाइनल फोर में ये तो रहेंगे। एंड में कौन रहेगा? पाकिस्तान होगा, श्रीलंका होगी, ऑस्ट्रेलिया होगा, कौन सी ऐसी टीम हो सकती है? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लाइक्लीहुड है पाकिस्तान की, जो उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट चेज की थी उसको देख के। और एशिया कप में भी बीच बीच में काफी अच्छा खेले हैं वो। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल बिल्कुल। टीम जरूर है। हम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कुछ भी कर सकती है। तो क्या ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी पाकिस्तान आएगी, या ऑस्ट्रेलिया आएगी, या फिर सरप्राइज पैकेज श्रीलंका आ जाएगी? क्या लगता है? देखिए, मुझे एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अभी डाउट आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहला 2 मैचेस खेले हैं। श्रीलंका, यार अभी मैं उनको रेट नहीं करना चाहूंगा। इंडिविजुअल स्पार्क्स और ब्रिलियंस है, लेकिन देन अगेन वो बॉलिंग उतनी स्ट्रांग मुझे नहीं नजर आ रही है। अगर दुष्मंत चमीरा होते, अगर वहीं पे वनिंदो हसरंगा होते, तो बात कुछ और होती। थोड़ा लेसर पेनिट्रेटिव बॉलिंग अटैक है, अगर हम देख सकते हैं श्रीलंका के लिए। जो चौथी टीम, आप सही कह रहे हो कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस है, मेरी भी है, क्योंकि देखिए उनकी बैटिंग क्लिक कर रही है। और मोर इम्पोर्टेंट ये है कि उनके जो स्पिनर्स हैं, अब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मुझे। पहले जो एशिया कप में हमने देखा था, स्पिनर्स एकदम हल्के लग रहे थे उनके। लेकिन हम्म। अब नवाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, शादाब को थोड़ा सा रिदम मिलता हुआ मुझे लग रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि टूर्नामेंट में आप और आगे जाएंगे, तो विकेटों से आपको स्पिन और मिलेगा। जैसे साहिल, अगर आप देखें कि जो फ्लैट विकेट होता है ना, वहां पे स्पिनर जिनके पास हाई स्किल सेट है, जैसे रविंद्र जडेजा हो गए, रविचंद्रन अश्विन हो गए, ईश हम्म। सोधी हो गए, इन लोगों को वैसे भी मदद मिलेगी। लेकिन अगर वहीं पे ट्रैक थोड़ा सा घूमने लगे ना, तो जैसा कोई एवरेज स्पिनर भी है ना, वो भी अच्छा कर जाएगा। तो वो पाकिस्तान उस चीज का वेट कर रहा होगा कि जैसे ही थोड़ा सा विकेट टर्न करना चालू होंगे, हम्म। उनके पास इफ्तिकार का भी अच्छा ऑप्शन है, वो भी अच्छा ऑप्शन डालते हैं, तो स्पिन अटैक उनका और स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल, शायद कुछ ज्यादा ही अच्छी खातिरदारी कर दी, क्योंकि एशिया कप से ज्यादा बेटर अभी वो इंडिया में खेल रहे हैं। तो जो वेलकम दिखा था पाकिस्तान का, शायद उसका कुछ इफेक्ट हो गया है उनके ऊपर। हैदराबादी बिरयानी वगैरह भी अच्छी दबा के खाए हैं, तो सही है। ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे करनी थी। जो फर्स्ट वीक है, उसकी अगर हम एक बेस्ट 11 टीम बनाए, हर पोजीशन में, ओपनर्स, विकेट कीपर, मिडिल ऑर्डर, स्पिनर्स, पेसर्स, ऑलराउंडर्स, जैसे भी हम सोचे इसको, तो चलिए साथ में बैठ के एक टीम बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें बिल्कुल। कौन कौन आता है। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा
कंटेंशियस स्पॉट मेरे हिसाब से है विकेट कीपर्स का। क्यों ना विकेट कीपर्स से स्टार्ट करते हैं। कौन है? केएल राहुल है, रिजवान है, डिकॉक है। कौन है वो ऐसे विकेट कीपर जो हमारे इस टीम में रह सकते हैं? मैं आपको यही से मैं चालू कर रहा हूँ कि मेरे जो वर्ल्ड कप 11 में फर्स्ट वीक के, उसमें प्लेइंग 11 में मैं 4 कीपर खिलाऊंगा। ओके। ठीक है। और उनमें से कोई एक ही ऑब्वियसली कीपिंग करेगा। 4 कीपर कौन है, जैसा कि आपने तीनों के तो नाम ले लिए हैं। क्विंटन डिकॉक है, केएल राहुल है, मोहम्मद रिजवान है, और कुशल मेंडिस है, क्योंकि वो यस। भी पागलपन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो हम्म। 4 कीपर तो आप खिला ही लो, उनमें से आप किसी से आप कीपिंग करवा लो, और आपके 4 बैटर्स भी आ जाते हैं। और उनके अलावा अगर एक आउट एंड आउट ओपनर आपको चाहिए, जो कि कीपर नहीं है इस केस में, वो फिर आप कॉनवे को आप पिक कर सकते हो। कि वहां पे एक, या तो एक कॉनवे और डिकॉक से लेफ्टी लेफ्टी हो गया, या तो कॉनवे कुशल मेंडिस से आप करवा लीजिए, क्योंकि केएल राहुल और रिजवान तो नीचे थोड़ा बैटिंग करेंगे। लेकिन फर्स्ट वीक के लिए 4 कीपर आपको खिलाने पड़ेंगे, सारे अच्छे बैटिंग फॉर्म में दिख रहे थे। ओके। और इंडियन फैंस थोड़े नाराज हो जाएंगे, रोहित शर्मा हम नहीं कह रहे ओपनिंग कराएंगे, जबकि 100 किया था, काफी अच्छा स्कोर किया था। तो क्या इसका, कभी इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? मुझे भी नहीं लगता। मुझे लगता है कॉनवे की जो इनिंग्स थी काफी बेटर थी इस वीक में एटलीस्ट। हम ये नहीं कह रहे कि रोहित शर्मा से बेटर प्लेयर है या कुछ और दूसरे रिकॉर्ड्स में, लेकिन इस वीक में मुझे लगता है कॉनवे की जो इनिंग्स थी डेफिनेटली रोहित शर्मा के इनिंग्स से ज्यादा वैल्यूएबल लगी। बिल्कुल। और साहिल, जो क्रिकेट को समझते हैं वो समझेंगे, क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन रियली मैटर्स। क्योंकि रोहित को मैटर नहीं करता, रोहित अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी रन बनाएंगे तो वो इसी हिसाब से रन बनाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या चैलेंज पोस्ट किया है ऑपोजिशन ने, मुझे नहीं लगता। उस दिन अफगानिस्तान की बॉलिंग एकदम फ्लैट लगी मुझे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक प्लान के हिसाब से गेंदबाजी हम्म। करने आए हैं। तो अगर एक क्वालिटी ऑपोजिशन के अगेंस्ट रोहित वही फ्लुएंसी दिखाते हैं फिर से, तो शायद फिर फेरबदल हम कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि कुशल मेंडिस और कॉनवे के साथ आप ओपन करें, और आपके पास फिर से डिकॉक एक बैकअप ओपनर, और राहुल एक बैकअप कीपर के हिसाब से भी खेल सकते हैं। ओके। तो ओपनिंग में हमने लिया है कॉनवे को, हमने लिया है डिकॉक को। वन डाउन विराट कोहली को तो लेना ही पड़ेगा अभी। अगर इसने नहीं लेंगे तो फिर तो इंडियन फैंस पूरे हमारे चैनल को नीचे डिसलाइक कर देंगे सारे वीडियोस। नहीं 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 नहीं, कोहली तो पिक होते ही है। कोहली तो आंख बंद करके वो सब पहला नाम आपको पिक करना पड़ेगा। और गजब लेवल की एक फॉर्म उन्होंने दर्शाई है जब से उनका वो कमबैक हुआ है। उस हिसाब से जब कमबैक से पहले वो एक हॉलीडे उन्होंने अनाउंस किया था, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, यहाँ पे एक लोकल इंग्लिश डेली है उड़ीसा में, जिनके लिए मैंने आर्टिकल लिखा था। और वो आर्टिकल का जो फर्स्ट लाइन था वो मैंने यही लिखा था कि विराट कोहली इज ऑन अ ब्रेक, वो ब्रेक पे हैं। तो ये आर्टिकल वो नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो इसमें लिखा है वो उनको पता है। और इसमें मैंने यही लिखा था कि जब जो कोई प्लेयर जब रन नहीं करता है ना, तो फैंस बहुत जल्दी ये कोशिश करते हैं कि क्या चेंज करे तब वो सक्सेसफुल होंगे। तो इसीलिए उस आर्टिकल में मैंने लिखा था कि चेंज नहीं, वो और कोहली होके आएंगे। कभी कभी जब आप यू आर नॉट योर सेल्फ, यू आर लेस हम्म। ऑफ योर सेल्फ। और जब आपको वो ब्रेक मिलता है, जब आप वो सोचते हो, तो यू बिकम मोर ऑफ योर सेल्फ, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, और आप आते हो। तो उनकी बैटिंग से वही नजर आ रहा है, उनको तो बाहर रख ही नहीं सकते। कोहली 3 पे, और 4 पे फिर मेरे हिसाब से फिर आप या तो क्विंटन डिकॉक को खिला लो, या तो केएल राहुल को खिला लो, कि कोई नहीं है। ओके। तो यदि हम लोग डिकॉक को ले लेंगे ओपनिंग में, तो डिकॉक, कॉनवे, कोहली, राहुल, मेंडिस। अब इसके बाद एक ऑलराउंडर, या फिर अभी जो फर्स्ट वीक में है उसके हिसाब से ऑलराउंडर्स की जगह कोई जेन्युइन बैट्समैन या फिर अगर बॉलर को खिलाना? फर्स्ट वीक जैसा चल रहा है, वहां पे आपको रिजवान भी चाहिए, पांच यस। 5 पे। यस। यस। ठीक है। तो मैं तो रिजवान के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि आउट एंड आउट बैटर्स ने अच्छी परफॉर्म की है। जैसे कि आपको मार्करम की फॉर्म बहुत तगड़ी लगी हुई है, उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। रासी वैंडरडुसन भी अच्छे टच में लग रहे थे उस दिन। और अगर आप बात करें दूसरे टीमों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया को तो कंसिडर नहीं करें, उनकी बैटिंग अभी तक चली नहीं है उतनी अच्छी कि आप वहां से प्लेयर्स ले पाए। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड के बारे में बात करें, तो वहां वो नंबर से उतने परफॉर्मेंसेस दिखे नहीं है। जैसे केन विलियमसन तो नहीं है, और उनके रन भी हम्म। टॉप 3 से आ रहे हैं। तो या वहां पे आप रिजवान को भी खिला सकते हैं मेरे हिसाब से, बिल्कुल। उसके बाद ऑलराउंडर श्योर है।
ऑलराउंडर। और क्या हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो सैंटनर को इग्नोर कर सकते हैं, जो उनका परफॉर्मेंस भी है, जो उनका फॉर्म भी है, और वो जो किस्म के प्लेयर भी है, जैसे काइंड ऑफ वैरायटी वो लाते हैं स्पिन में। आई डोंट थिंक सैंटनर को फर्स्ट वीक में इग्नोर करना सही होगा, क्या लगता है? नहीं, आप बिल्कुल आपके पास ऑप्शंस तीन आउट एंड आउट ऑलराउंडर्स का है। एक सेंटर है, दूसरे दोनों इंडिया के जो ऑलराउंडर्स हैं हार्दिक पांड्या और आपके पास रविंद्र जडेजा का ऑप्शन है। क्योंकि हार्दिक पांड्या को इतने मौके नहीं मिले हैं ये फर्स्ट वीक के चलते, इसीलिए आप उनको साइड में कर सकते हैं। अगेन बार बार हम यही कर रहे हैं कि फर्स्ट वीक के हिसाब से ये सारे प्लेयर्स हम यस। पिक कर रहे हैं। तो आपको आपके पास फिर जडेजा आ जाते हैं, सेंटनर आ जाते हैं, जो कि लाइक पर लाइक है बेसिकली। उनमें से आप किसी को भी पिक कर सकते हैं और वो आपका ऑलराउंडर बन सकता है। ओके। अब अगर समझो हम जडेजा सैंटनर को लेंगे, क्या एक और स्पिनर को खिलाएंगे किसी को, या फिर पेस अटैक की तरफ देखे? नहीं, देखिए, अगर आप फर्स्ट वीक के परफॉर्मेंसेस के हिसाब से अगेन फिर से जा रहे हैं, तो वैसे कोई स्पिनर का बोलबाला रहा नहीं है कि जिसने मतलब रन थ्रू किया है। अपार्ट फ्रॉम हम्म। कुलदीप यादव को विकेट मिली है, सक्सेस मिला है, तो एक अगर आप रिस्क स्पिनर रखना चाहते हो तो फिर आप कुलदीप को खिला सकते हो। जैसे कि आपकी तीन तीन ऐसे बॉलर्स हो जाएंगे जो स्पिन डाल सकते हैं। तो कुलदीप यादव एक एक्स्ट्रा स्पिनर आप वहां पे डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। तो तीन तीन मुझे लगता है अब तो पेसर्स, तीन पेसर्स तो हमें खिलाने चाहिए, क्योंकि पेसर्स ने काफी खिलाने अच्छा किया चाहिए है। एक डेफिनेटली। पेसर बुमराह तो जरूर होगे टीम में, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, और ऐसे वाले विकेट्स पे जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, जो पेस को वेरी करना है, जो कटर्स डालना है, जो ऐसी वाली स्किल है, यॉर्कर्स सही टाइम पे डालना, ये चीज बुमराह ने बहुत अच्छी दिखाई है। तो मुझे लगता है बुमराह डेफिनेटली इस लिस्ट में होने ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बुमराह के साथ अगर आप एक दूसरा आपको एक राइट आर्म ऑप्शन चाहिए, तो देखिए रबाडा ने जो गेंदबाजी कल यस। की है हम्म। उसके हिसाब से मेरा थोड़ा रीसेंसी बायस रहेगा और मैं उनको पिक करूंगा। एक यहाँ पे एक उसको क्या कहते हैं, वैल्यूबल मेंशन मैं करना चाहूंगा बैस डेलेडी के लिए, जिनकी फॉर्म यस। बहुत अच्छी है और जो विकेटें भी ले रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इस टीम में मे भी शायद उनको मैं सब्स में रख लूं। लेकिन उनका वो भी है इन इन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जिनको हम पिक करना चाहते थे। अच्छी बॉलिंग भी उन्होंने की हुई है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बुमराह है और कगिसो रबाडा, इन दोनों को आप डेफिनेटली इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, थर्ड नंबर पे मैट हेनरी, हसन अली, बहुत सारे ऑप्शंस है। कौन सा लगता है किसे लेना चाहिए फाइनल, इस पूरे टीम को राउंड अप करने कौन होगा फाइनल बॉलर? मुझे मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं चाहूंगा कि एक एसोसिएट या फिर एक जो कि थोड़ी सी निचले रैंकिंग के टीम्स है उनमें से आप किसी को पिक हम्म। करें तो शायद एक ओवरऑल पैकेज हो जाएगा। जैसे कि वैन मीकरन है हम्म। नेदरलैंड्स के, आप उनको पिक कर सकते हैं। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। मुस्तफिजुर मुझे बहुत बड़े टाइम के बाद नए बॉल के साथ अच्छे लग गए। क्योंकि पहले क्या था साहिल, उनका सिर्फ बॉल राइटी को अंदर आता था, इन हम्म। स्विंग होता था उनका और वो बाद में जाके कटर्स कराते थे। अब मैंने थोड़ा सा नोट किया कि उस मैच में उनका बॉल राइटी को स्विंग होके बाहर भी निकल रहा है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। फिर एक बार आप हम्म। एज अ राइट हैंडर आप अंदर की बॉल के लिए खेलने लगते हो ना, तो फिर जो बॉल बाहर जाती है आप उसके साथ फिर छेड़खानी करते हो। मुझे लगता है हम्म। कि वो आप उनको भी पिक कर सकते हैं, एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन। ऑल्दो देखिए, जो लेफ्ट आर्म ऑप्शन बहुत पॉपुलर है इस वर्ल्ड कप में वो शाहीन अफरीदी हैं। लेकिन हम्म। उनकी वो रिदम मुझे अभी तक नहीं यस। दिखी है। यस। और टचवुड भारत के खिलाफ भी ना दिखे, क्योंकि वहीं पे आप उनको सीरियसली अंडर प्रेशर कर सकते हो। अगर पहले दूसरे या तीसरे ओवर में शाहीन को आप चौके लगा देते हो, आप निकल के मारते हो, तो फिर वो अलग बॉलर बन जाते हैं। वही अगर आप उनको पहले 2 ओवर में आप बहुत डिफेंसिव खेल जाते हो तो फिर वो दूसरे बॉलर बन जाते हैं। तो अगर एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन चाहिए तो आप फिज को भी डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस 11 में हम शाहीन अफरीदी को ना ही ले, शायद उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाए इंडिया के खिलाफ इस मैच में, तो उन्हें इग्नोर ही कर देते हैं। तो हमारी टीम या ऑफ तो लिस्ट। ये सुन के फिर या तो ये सुन के एकदम गुस्से में आए गेंदबाजी करने के लिए, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमारी पूरी टीम। डेवॉन कॉनवॉय, क्विंटन डिकॉक, फिर विराट कोहली, केएल राहुल, फिर आ गए कुशाल मोहम्मद मेंडिस, रिजवान मोहम्मद रिजवान, या जी, दो अ, ऑलराउंडर आपके जडेजा सैंटनर। जडेजा, सैंटनर, और फिर थे हमारे जसप्रीत बुमराह, कगिसो रबाडा, और आखिर में थे हमारे मुस्तफिजुर रहीम।
मुस्तफिजुर रहीम, और आपके पास ऑब्वियसली वैन मीकरन का ऑप्शन है, जो कि आप वन यस। ऑफ द सबs खिला सकते हैं बाद में। कुलदीप यादव वहां पे उस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक लाइनअप बन गई है, मतलब टीम टू बीट है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा जी, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा जब भी इंडिया में मैचेस होते हैं, चाहे वर्ल्ड कप मैचेस हो चाहे बायलैटरल मैचेस हो, एक सवाल हमेशा आता है, शायद अब तक इंडियन फैंस और इंडियन पब्लिक भी सुन सुन के कि बोर हो गई साइड होंगी इस स्क्रीन के सवाल आगे को। लोग क्यों मूव करते हैं वो। क्या क्या ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है क्रिकेट में, इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। पूछिए लेकिन पूछिए इंडिया में बिल्कुल। आके फॉरेन मीडिया स्पेशली ये सवाल करती है, क्या इस पिच का मतलब है कि ये फॉर्म का XYZ फॉर्म का क्रिकेट डेड हो गया? क्या ऐसे स्पिनिंग विकेट्स है तो टेस्ट क्रिकेट डेड है? क्या ऐसे फ्लैट विकेट्स है तो ODI क्रिकेट डेड हो जाएगा? क्या ऐसे वाले विकेट्स पे T20 क्रिकेट डेड हो जाएगा? तो इंडिया में हमेशा ये सवाल होता है, इस बार भी डेफिनेटली लोग हैं वहां, और मैंने देखा भी है जो कह रहा है ODI क्रिकेट कुड डाई बिकॉज ऑफ सच पिचेस, ऐसे पिचेस पे बहुत प्रॉब्लम होगा। क्या लगता है, क्या सोचते हो इस चीज के बारे में? मुझे तो इसमें ज्यादा मेरिट नहीं लगता, अच्छे मैचेस है, फैंस को भी मजा आ रहा है, और क्या चाहिए। On that note, ODI cricket is actually in dire straits right now. यस। But having said that, जो ODI क्रिकेट है, उसके लिए साहिल आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्लेयर है ना, वो ये कभी नहीं सोचता है, ये हम्म। कभी नहीं सोचता है कि विकेट के हिसाब से फॉर्मेट और स्किल उनको खराब उनकी हो जाएगी, या फिर वो पता नहीं चलेगा, वो डेड हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो मेरा खुद का प्लेइंग करियर का एक्सपीरियंस है। जब हम लोग माइनर काउंटी खेलते थे यूके में जाके, 2017-18 का वो जो सीजन था, तो वहां पे जो अर्ली पार्ट ऑफ द सीजन होता है ना, वहां पे ऑब्वियसली बहुत बारिश होती है। तो कभी कभी हम जब सैटरडे मॉर्निंग गेम जाके पहली बार कवर उठाते थे, क्योंकि वहां पे तो वही सीन है, आप एज अ प्रोफेशनल आप ही जाते हो, आप कवर उठाते हो, ठीक है, यू मेक श्योर कि आप ही पोल्स लगाते हो बाउंड्री में। वहां पे वो कल्चर ही वैसा है। तो जब हम पहली बार वो कवर उठाते थे ना, तो पिच और साइड जो ग्रास है उसमें कोई अंतर दिखता नहीं था, कोई अंतर नहीं दिखता था। जब ग्राउंड स्टाफ आते थे और वो मार्किंग करते थे, क्रीज लगाते थे, तब पता चलता था ओ ये पिच ये है पिच। और ये साइड स्क्वायर है, हाँ। जनरली स्पीक। क्योंकि और वहां पे कभी भी मैंने किसी को ये नहीं बोलते देखा है कि यार ये क्या हो गया, अब इस पे तो क्या, इस पे तो बैटिंग ही नहीं हो पाएगी। वो एटीट्यूड होता ही नहीं है प्लेयर्स। प्लेयर सोचते हैं कि अच्छा आज ऐसा पिच है तो आज एक अलग चैलेंज है, आज हम्म। आज सीम बॉलिंग का चैलेंज। कई बार हमने इंडिया पे, जब मैंने मुंबई में थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली हुई है, वहां पे हम जाके पिच देखते थे, कहते थे आज तो 20 ओवर के 20 ओवर स्पिनर्स डालेंगे, चलो ठीक है आज स्पिन के अगेंस्ट मजा है। हम्म। तो प्लेयर्स उस पर्सपेक्टिव से गेम को देखते हैं हमेशा। आप उनको कहीं पे भी ले जाओ, आप उनको मतलब एकदम घास पे भी खिला दो, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि चलो यार बैटिंग तो बहुत मुश्किल होगी। वो जो अच्छा प्लेयर होता है वो खुद को फिर इंस्पायर करता है कि आज पेस बॉलिंग के हिसाब से मेरा टेस्ट है और मुझे इस टेस्ट में अच्छे नंबर चाहिए। और जहां तक फॉर्मेट की बात है साहिल, बहुत सारे लोग एक्चुअली ये कह रहे हैं कि ओडीआई क्रिकेट जो है वो थोड़ी सी स्लो है, ये है वो है। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी जो आपने 4 फील्डर बाहर कर दिए हैं ना, वो फिर T20 क्रिकेट बन जाता है। उस जो बीच के मिडिल ओवर्स है ना, 30 ओवर, तो बेसिकली आप 30 ओवर की T20 क्रिकेट खेल रहे हो बीच में, हम्म। जो कि कोई और दूसरे फॉर्मेट में आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो एक चेंज आया है ना, उसके हिसाब से ओडीआई क्रिकेट इज हियर टू स्टे। ओ- लेकिन ये बात जरूर है साहिल कि जितनी क्रिकेट हो रही है, मुझे नहीं लगता कि बायलैटरल ओडीआईज होंगी, और वो बंद भी हो गए हैं। तो हम्म। आप सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए प्रेप करेंगे, वर्ल्ड कप ईयर में आपके ओडीआईज होंगे। और अदर देन दैट आप T20s खेलो, आप टेस्ट क्रिकेट खेलो, आप दूसरे कंट्रीज में, नए कंट्रीज में जाके T20 क्रिकेट खेलो, क्रिकेट को और बढ़ावा दो। वो सही है, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के साथ वो सर्व किया जाएगा। जैसे एक वर्ल्ड कप आता है, चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, नॉकआउट जो पहले होता था, तो वो हम्म। सब कॉन्टेक्स्ट में फिर 50 ओवर क्रिकेट शुड थ्राइव डेफिनेटली। तो अब इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन के बाद आते हैं हमारे क्लोजिंग थॉट्स पर। आखिरी जो हमारे थॉट्स है, वीक 2 में क्या होने वाला है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये एपिसोड आएगा उसके पहले इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ नहीं होगा, तो इसलिए हमें अब बिल्कुल नहीं पता कि मैच में क्या होने वाला है, आगे क्या है। तो उसी से शुरू मैं करते हैं बताता क्या। हूँ साहिल क्या होने वाला मुझे तो लगता है इंडिया डेफिनेटली है। जीतेगी, कि लाइक
लेकिन पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल, जैसे हमने कहा, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो बोल नहीं सकते कि पाकिस्तान हारेगी डेफिनेटली। 90% मुझे लगता है इंडिया ने जीतना चाहिए, और दिल बोलता है कि कोहली ने भी 100 करना चाहिए, तो थोड़ा मजा आएगा मैच में। मजा आएगा, मजा आएगा। कोहली 100 करता है तो फिर थोड़ा रिजल्ट उतना मैटर नहीं करता है मेरे हिसाब से। अगर पहले इनिंग्स में आपने कोहली का 100 देखा है और एक बड़ा 100 देखा है, 130-40 रन उन्होंने बना दिए, उसके बाद मतलब मैं एज अ फैन, मैं एज अ क्रिकेट फैन मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मैच रिजल्ट का वो चस्का रहता है ना, वो नहीं रहता है। मतलब यू आर काइंड ऑफ कंटेंट कि आपने अच्छी बैटिंग देख ली है, बस फिर हाँ। मजा आया, अब तो कोई भी जीते। मतलब फॉर एग्जाम्पल अब देखो कि ऐसा तो नहीं होगा कि अगर भारत ने 350 रन मार दिए हैं तो जितना आसानी से इन लोगों ने चेज किया श्रीलंका के अगेंस्ट, हम्म। वैसा तो नहीं होने वाला है। इट्स नॉट हम्म। गोइंग टू बी अ केक वॉक। बट कोशिश यही करना चाहेगी जो दोनों टीम की चेज करे। मुझे पता है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल पहले से होता था, लेकिन कंडीशन साहिल अब इतनी अच्छी हैं बैटिंग के लिए कि जब आपके सामने टारगेट रहता है तो आप बड़े आराम से बैटिंग करते हो। आपको पता है कि हर ओवर 7-8 रन, जैसा कि मैंने बोला है इसी हम्म। एपिसोड में कि मिडिल ओवर में बनना मुश्किल नहीं है। तो उस दिन भी देखो ऊपर से 2 आउट हो गए और वो चांस था, एक ही चांस था ऑस्ट्रेलिया के पास, और अगर वो ले लिए होते तो शायद गेम था। यस। लेकिन बड़े आसानी से फिर कोहली और केएल राहुल ने खेला, मतलब चांस ही नहीं दिया उसके बाद। केएल राहुल तो चांसलेस। हम्म। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि चेज करेंगे तो बेहतर है यहाँ पे। ओके, कुछ प्रेडिक्शंस कर ले, क्या लगता है हाईएस्ट स्कोरर कौन होगा इस मैच में दोनों टीम के तरफ से, ओवरऑल हाईएस्ट स्कोरर मैच का? ओवरऑल तो विराट कोहली का नाम ही सबसे पहले आता है कि उनको मौका मिलता है ऊपर से तो वो फिर बड़े रन करेंगे। लेकिन केएल राहुल इज नॉट अ बैड पिक इधर। जिस तरीके की फॉर्म उनकी लगी हुई है और पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को बड़े आराम से वो खेल के आए हैं अभी एशिया कप में। तो हम्म। और अब 3 पे भी बैटिंग कर रहे हैं, तो फिर वो इनफैक्ट और नीचे बैटिंग कर रहे हैं, वहां पे तो और थोड़ा ऊपर कर रहे थे। हम्म। तो केएल राहुल और विराट कोहली, उनमें से कोहली, कोई भी हो बाबर सकता आजम इज ड्यू फॉर अ बिग वन। तो बाबर आजम हो सकते हैं, चाहे हम चाहे या ना चाहे, हो तो सकते हैं बाबर आजम। है। नहीं नहीं, क्लास प्लेयर है साहिल, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। एक थोड़ा मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज ना साहिल, आई आई डोंट नो व्हाई ही जस्ट लुक्स अ लिटिल वीक व्हेन ही कम्स आउट टू बैट। हम्म। बाबर ड्राइव्स लगा रहे हैं, उनका फ्लुएंसी भी दिख रहा है, बट बाबर द बैटर हु रियली इन्फ्लुएंसेस द गेम। पहले 20 बॉल में आपको पता लग जाता है कि बाबर बैटिंग करने आया आया है, हम्म। मतलब वो ऑरा नहीं दिख रहा मुझे। आई थिंक दैट्स व्हाट फॉर्म इज। फॉर्म को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, बट आई थिंक दैट इज व्हाट फॉर्म इज। तो मुझे नहीं लगता ये मैच में चलेंगे। ये बस मेरा एक प्रेडिक्शन है कि आई जस्ट थिंक इज अ लिटिल मोर अंडर प्रेशर टू गेट इनटू अ गेम लाइक दिस। जैसा हम्म। कि अभी रोहित शर्मा को मौका मिला, अफगानिस्तान की बॉलिंग अटैक उनको दिखी, विकेट अच्छा लगा, तो ही जस्ट गॉट बैक टू हिज रिदम। उन्होंने, जैसा कहता है ना, आंख बंद करके बैटिंग की। हम्म। अब वो माइंडसेट साहिल आप इंडिया के अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं ला सकते। यू फील लिटिल बिट ऑफ प्रेशर टू बिगिन विद, इट्स जस्ट हाँ। ह्यूमन टू डू सो। अब हम और है। आप, आप तो आप इतने, you have performed so much on stage and all of those things, and no matter how confident you are with यस, the यस। material, स्टेज पे जाते हो तो थोड़ा लगता ही है यार, सबको लगता है। और इंडिया पाकिस्तान मैच में सोचो उसकी इंटेंसिटी और क्या होगी इतने बड़े स्टेज। तो मैं बाबर को बैक नहीं कर रहा हूँ। अगर वो परफॉर्म करेंगे तो मुझे खुशी होगी मुझे कि देखो एक प्लेयर ब्रेक थ्रू करके आया है। बट आई विल नॉट बी बैंकिंग ऑन बाबर। आई थिंक आई बैंक ऑन दैट मिडल ऑर्डर बैटर्स। मोहम्मद रिजवान हो गए, शाउद शकील हो गए, ये लोग, इफ्तिकार हो गए, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स हैं साहिल इन दैट पाकिस्तान टीम। इफ्ती चाचा इज बेस्ट, आई लव हिम। उनका ट्विटर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको उनका स्वैग दिखेगा। तो इफ्ती चाचा अलग आदमी है, उनको प्रेशर शायद उतना पड़ता नहीं है, तो शायद आई थिंक ही इज गोइंग टू बी ओके। ओके, और उससे भी एक थोड़ा मुश्किल सवाल कि कौन हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा पाकिस्तान की तरफ से इस बार। तो हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से होगा, ऑल्दो बुमराह हो सकते हैं, कुलदीप यादव भी हो सकते हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हाईएस्ट विकेट टेकर पाकिस्तान की तरफ से होगा रादर देन हाईएस्ट स्कोरर। बिल्कुल, हमने बहुत इंडिया पाकिस्तान मैचेस में देखे हैं साहिल, यही होता है कि उनका कोई बॉलर आता है जो 5 विकेट ले लेता है, बहुत बार रन्स भी ज्यादा देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि 2011 वर्ल्ड कप में जो वो क्रूशियल मैच था,
वहां पे भी 5 विकेट्स उनके यहाँ से किसी ने लिए हुए थे। तो ये तो होता रहता है कि उनके बॉलर्स विकेटें लेते हैं इंडियन टीम के खिलाफ। बट साहिल, आई थिंक कि इफ इन केस अंडर लाइट्स कुलदीप यादव को खेलना पड़ा तो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वेरी रिसेंटली आई रियलाइज दैट पौंडी में हम लोग रात को वी आर जस्ट हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ नेट्स, मदुरई पैंथर्स के थोड़े बहुत बॉलर्स थे, वो लोग भी बॉलिंग कर रहे थे। तो उनका एक नॉर्मल स्पिनर था, लेग स्पिनर था, जो कि वो कोशिश ही कर रहा था फ्लाइट करने की। लेकिन मैंने पहली बार अंडर लाइट्स पिक करने की कोशिश की नॉर्मल लेग स्पिनर को, और मुझे मुश्किलात हुई। ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत होते हैं, तो अगर ये सोचिए लेफ्ट आर्म स्पिनर वो करवा रहा है तो और डिफिकल्टी बढ़ जाती है। तो अगर ड्यू ज्यादा आई नहीं और कुलदीप के पास ही गेट्स अ रियल ड्राई बॉल टू बोल विद, अंडर लाइट्स विल बी वेरी डिफिकल्ट टू पिक। तो उनके बड़े चांसेस बन जाते हैं अगर भारत दूसरी इनिंग्स में गेंदबाजी कर रही है। ओके, अगर बाकी मैचेस को देखें तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल रिजल्ट मुझे तो बहुत प्रेडिक्टेबल दिख रहा है, क्योंकि ये वीक में सब बड़े टीम्स खेल रहे हैं, सब एसोसिएट टीम्स या सब लोअर रैंक टीम्स के अगेंस्ट, तो ऐसा कोई भी अपसेट एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका या इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऐसे कोई मैच तो नहीं है। तो कुछ दिख रहा है अपसेट, या फिर वही बोरिंग वाली इस वीक में जिंदगी निकल जाएगी? मुझे लगता तो ये कि बोरिंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाली है, लेकिन बात यह है कि जो अफगानिस्तान वाला मैच है मैं उसको बड़े क्लोजली देखना चाहूंगा। एंड दी ओनली रीजन आई एम सेइंग सो कि देखिए, इंग्लैंड ऐसा तो हो ही सकता है कि 500 रन बना दे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। हम्म। लेकिन अगर बात है कि थोड़ा जहां पे गेंद घूमेगा पहली बार, कहीं ना कहीं पे फर्स्ट साइंस ऑफ प्रॉपर टर्न हमें देखने को मिलने वाला है साहिल। और हम्म। वहां पे अगर उस दिन आपके सामने अफगानिस्तान पड़ गई है, जो उनके पास फिर मुजीब नए गेम के साथ करने वाले हैं, फिर राशिद आ जाते हैं, फिर नबी है आपके पास, तो तीन क्वालिटी स्पिनर जो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं। बट ये उनको अब तक वो विकेटें मिली नहीं है। जैसे अभी दिल्ली में भी हमने देखा हम्म। गेम सीधा निकल रहा था, राशिद ही एक ही बॉलर थे जो थोड़ा सा कुछ कर रहे थे, क्योंकि वो जीनियस है, उनको हम्म। पिच की उतनी जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो मुजीब है और नाबी है, उनको पिच और कंडीशन से मतलब होगा। तो जिस दिन वो टर्न उनको दिखेगा, वहां पे वो डेफिनेटली डेंजरस हो गया। और मेरा एक एक इंटरनल बेट भी लगा हुआ है। मेरे एक दोस्त है निमय बोल के, जो हाँ। कि अभी यहाँ पे ग्राउंड में है दिल्ली में, वो वहाँ के ऑपरेशंस वगैरह हैंडल करते हैं। निमय के साथ मेरा एक बेट है कि अफगानिस्तान वन ऑफ द टॉप टीम्स को हराने वाली है इस ओके। वर्ल्ड कप में, जो कि मैंने मना किया है, मैंने कहा है कि नहीं हराएगी। और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, डेफिनेटली एक अपसेट अफगानिस्तान करने वाला है। और उनका ये मानना है कि अफगानिस्तान को जो मैचेस चेन्नई में मिलेंगे, वहां पे उनके चांसेस सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रहेंगे। जो कि उनकी लॉजिक सही है, मैं समझ सकता हूँ, हम्म। लेकिन मुझे नहीं लगता वो होने वाला है। बट अगर हो जाएगा तो फिर निमय जीत जाएंगे बैट। अच्छा, बेट की बात करें तो हम लोग दोनों थोड़े फैंटेसी एंथुजियास्ट भी है, और आई थिंक सब क्रिकेट जो प्रेमी होते हैं थोड़े से एंथुजियास्ट होते हैं। दो प्रेडिक्शन कर ले हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए कि क्या होगा। मेरे हिसाब से दो प्रेडिक्शन है। पहला तो मैं बोलता हूं कि क्विंटन डिकॉक थर्ड सेंचुरी डेफिनेटली मारने वाले। नेदरलैंड के अगेंस्ट मैच है और फॉर्म भी अच्छा है, इतने अच्छे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट मारा है। तो मेरा एक प्रेडिक्शन है कि क्विंटन डिकॉक काफी अच्छा चांस है थर्ड सेंचुरी आने का। और एक प्रेडिक्शन है जो शायद नहीं होगा मगर मुझे लग रहा है होगा, कि मिच मार्श और डेविड वार्नर में से एक कोई तो डेफिनेटली नेक्स्ट मैच में सेंचुरी मारेगा। अच्छे फॉर्म में है दोनों, सिर्फ शायद जो टीम का मोराल इतना लो है उसके वजह से नहीं मार पा रहे। नेक्स्ट हाँ, मैच में श्रीलंका आई थिंक उनके अगेंस्ट अच्छा चांस है। बिल्कुल बिल्कुल वही सेम प्रेडिक्शन मेरा उसी मैच में है कि मुझे लगता है कुशल मेंडिस फिर से आपको अच्छे टच में लगेंगे, क्योंकि एक बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर है और इंटेंट बहुत अच्छा है उनका। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक जो है वो थोड़ी सी अंडर प्रेशर है ऑलरेडी। तो अगर उनके अगेंस्ट फिर अच्छा शुरुआत उनको मिल जाता है तो फिर रोकना मुश्किल है। तो वो एक प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से कि कुशल मेंडिस का जो फॉर्म है वो आपको दिखेगा डेफिनेटली बनते हुए। अगर मैं कहूँ थोड़ा सा एक रेडिकल प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, कि मैं अभी देखता हूँ कि इन द नेक्स्ट वीक में भी अश्विन फिर से इंडियन टीम के कॉम्बिनेशंस में आएंगे। मेरा ये मानना है कि विकेटें फिर से जाके थोड़ा सा स्लो टर्नर्स होने वाले हैं। इवन इफ स्लो टर्नर हो रहा है वहां पे आपको अश्विन एक बड़ा रोल प्ले करते हुए जरूर दिखेंगे। तो आई थिंक दिस इज अ मोर फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन कि द रोल ऑफ अश्विन विल बी सीन अगेन।
ओके, तो ये थे हमारे प्रेडिक्शन। देखते हैं सेकेंड वीक में इनमें से कितने सच होते हैं, कितने नहीं होते हैं। एक और एपिसोड भी करेंगे इसके बाद, जहां पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हुआ और जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, ताकि लोग ऐसे नहीं बोले कि यार ये तो कुछ भी बातें कर रहे हैं, ऐसे ही मन की बातें कर रहे कुछ हैं भी कोई बात करके चले गए मतलब। बट साहिल, वो एक चीज ना, मैं जनरली कभी कभी मतलब उस बात पे मैं बहुत हंसता हूँ, मैं खुद पे जोक्स भी करता हूँ कि एज अ क्रिकेट एनालिस्ट हो गए, एज अ क्रिकेट रीडर हो गए, ठीक है, तो हम प्रेडिक्शंस तो करते ही हैं, ये तो हमारा काम है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑब्वियसली हम लॉजिकल जो चीजें कहते हैं वो लॉजिक तो अप्लाई होता है, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट होता है, एकदम अलग, क्योंकि हम्म। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द गेम। और एक एक मेरी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पड़ी हुई है, थोड़ी पुरानी है। एक एक रील है जहाँ पे मैं, निशांत जो एक सीनियर कमेंटेटर है मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनके साथ प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ कि क्या होने वाला है। इंडिया और इंग्लैंड का एक टेस्ट मैच है, इंग्लैंड में खेला जा रहा है ये लास्ट टाइम, तो क्या होने वाला है। और मैं उसमें बोले जा रहा हूँ कि नहीं नहीं, बहुत अच्छी बॉलिंग अटैक है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कोहली का 100 है, ये सब। तो फिर इंडिया हार जाती है, कुछ 200 रन से हारती है, बड़े मार्जिन से हारी थी इंडिया, ठीक है, बैटिंग फ्लॉप हो गई थी, ऐसा कुछ हुआ। तो उस पर मैंने एक रील बनाया था और वो बहुत फनी था कि जस्ट लुकिंग एट कि हम लोग क्या कभी बोलते हैं और क्या हो जाता है। बट इसीलिए हमें गेम पसंद है, क्योंकि यस। बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। और अ टीम लाइक अफगानिस्तान, अ टीम लाइक नेदरलैंड्स, वो किसी भी दिन आकर आपको फिर डोमिनेट करते हुए दिखेंगे अगर कंडीशंस उनके फेवर में आ जाती है। नेदरलैंड्स के लिए एक्चुअली डिफिकल्ट है, सबकॉन्टिनेंट कंडीशंस के उनके प्लेयर्स हैं नहीं वैसे, हम्म। लेकिन अफगानिस्तान हैज अ रियलिस्टिक चांस। ओके, इंस्टाग्राम हैंडल्स की हमने बात किया, तो बाबाशीष अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स भी बता दो। जिसने भी अभी तक ये एपिसोड देखा है, डेफिनेटली क्रिकेट में इंटरेस्टेड होगा, उन्हें चाहिए कि ऐसा और क्रिकेट कंटेंट कंज्यूम करे, तो बाबाशीष के इंस्टाग्राम हैंडल पर डेफिनेटली जाइए। और आपके जो दूसरे शोज है उसके बारे में भी बता दो, ताकि लोग वो भी फॉलो कर सके। बिल्कुल, द क्रिकेट बाबा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इससे आसान आपको कोई हैंडल आपको मिलेगा नहीं। और द क्रिकेट बाबा पे आप जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली मैं जो मेरी एक पर्सपेक्टिव होती है क्रिकेट की, वो मैं इन नॉर्मल लाइफ थिंग्स में मैं आपको दर्शाने की कोशिश करूंगा, वो मेरा स्टाइल है बेसिकली, तो आपको वो देखने को मिलेगा। एक और शो जो अभी मैं कर रहा हूँ वो क्रिकॉन्ग ऐप के लिए है, तो क्रिकॉन्ग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आपको द क्रिकेट बाबा शो भी मिल जाएगा, जहाँ पे फैंटेसी एनालिसिस होती है, क्रिकेट के इंसाइट्स आपको मिलते हैं, एक थोड़े जो टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के, उस पे हम डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो भी आप सुन सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस इन दिस एपिसोड। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने हैं क्रिकेट से जुड़े, अलग स्पोर्ट्स से जुड़े, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए रिव्यू में। थैंक यू।